पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई। क्या पुलवामा मुद्दा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि पुलवामा मुद्दा वाकई मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है अगर विपक्ष पुलवामा मुद्दे को लेकर संसद में सबूत रखता है। तो क्या 2024 का जो चुनाव है वो धीरे धीरे बीजेपी के लिए सरदर्द बनता नजर आ रहा है? नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और आप तमाम दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पुलवामा हमले का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पुलवामा हमला जो हुआ है, ये हमला कहीं ना कहीं और सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार पर बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर पड़ता नज़र आ रहा है, सत्ता पर इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इन दिनों हम देख रहे हैं, जो हालात इन दिनों हम देख रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बताती भी है, वो ये साफ तौर पर बताती कि क्या आने वाले समय के अंदर अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या मोदी सरकार जो है, गृह मंत्री अमित शाह भी आ जाते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ जाते हैं, क्या वो सीधे तौर पर फंसते नज़र आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पुलवामा मुद्दा जो हुआ है, ये मुद्दा अब सरकार के लिए एक जो है मुश्किल तो खड़ी कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पुलवामा जो मुद्दा है वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किलों में दिखा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं तो चुनावों से पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है, चर्चा होना स्वाभाविक भी है। और लेकिन विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे अगर संसद में उठ जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। पुलवामा पर कुछ रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा था, देखिए रिपोर्ट। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। NSA की क्या भूमिका रही? NSA ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी। इसके बाद सुप्रिया सुले जो हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, तेज तर्रार मानी जाती हैं, उनका भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कितनी अजीब बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हादसे के बाद भी फोटो शूट करवा रहे थे, फिल्म शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें देश की चिंता नहीं थी। क्या कुछ कह रही है, देखिए रिपोर्ट। इतना इंटेलिजेंस इनपुट था, जैश की धमकी थी, उसके बावजूद भी सड़क से क्यों लेकर गए? और इस जांच का क्या हो रहा है? ये सारी चीजें संशय के घेरे में थी, अगाहे बगाहे इस पर चर्चा भी हो जाती थी। ईश्वर जाने असलियत क्या है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत निजी मामला है और मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कहती हूं क्योंकि ये उन 40 जाबाजों की तस्वीर है जिनकी शहादत हुई और अब पता चलता है कि शहादत जो है वो सरकार की लापरवाही के कारण हुई। और इसमें जो दूसरी लाइन है उसमें जो पहले व्यक्ति है पंकज त्रिपाठी जी, वो मेरे गृह क्षेत्र महाराजगंज से आते हैं और उनकी शहादत के वक्त जब मैं उनके घर गई थी तो मैंने वहां पर उनके पिता को, उनकी गर्भवती पत्नी को और उनके छोटे से बच्चे को बिलखते हुए देखा है।
तो मेरे लिए यह मामला बहुत निजी है, ईश्वर जाने इसका सत्य क्या है। लेकिन जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी, जैसा कि जयराम जी ने कहा या पवन जी ने कहा, यह कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर, राज्यपाल थे जब यह हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले, तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और जैसा कि आपने इसमें देखा, जो हमने वीडियो चलाया था, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था, 5 विमान की दरख्वास्त करी गई थी, उसको तत्कालीन गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजेक्ट किया था। और यही सच अगर यह ना होता तो यह आतंकी जो साजिश थी यह नाकाम हो जाती। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और यह सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था, हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स, कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री
राजनाथ सिंह जी की या डोभाल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है? रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर अपनी राय रखे और बताए क्या वाकई इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।